प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग जूलॉजी के एग्जाम पॉइंट को पढ़ रहे हैं। यह एग्जाम पॉइंट टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी के लिए आपके महत्वपूर्ण है। अगर आप इस एग्जाम पॉइंट को सभी एग्जाम पॉइंट को करते हैं तो मैं भरोसे से कह रहा हूं कि हर एक एग्जाम को एग्जाम पॉइंट आपको 1 से 2 प्रश्न दिलाने वाला है आपके एग्जाम में। चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी, यानी 1 से 2 प्रश्न आपको पक्का यहां से मिलने वाले हैं और इसीलिए 100 एग्जाम पॉइंट की श्रृंखला आपके लिए रखी गई है। 50 हिंदी में है, 50 इंग्लिश में, और ये आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। आपको यह एग्जाम पॉइंट की श्रृंखला दी जाती है। आज जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं टॉपिक है एम्फीबिया से रिलेटेड है। तो एम्फीबिया से रिलेटेड कुछ टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और ये चीजें आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं। इसको आप देखते रहिए और लाइक और शेयर आप करते रहिए। वीडियो को लाइक करना आपका कर्तव्य है और हमारा कर्तव्य है कि हम आप तक कंटेंट को पहुंचा पाए। यहाँ पे फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे जो आपके सामने पॉइंट्स दिख रहे हैं। इसका आंसर अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, पहला आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एलाइट्स को मिडवाइफ टोड भी कहा जाता है। यह अधिकांश यूरोपीय देशों में पाया जाता है। मिडवाइफ टोड के नाम से जाना जाता है एलाइट्स को, और एलाइट्स से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने लोग लाइव हैं वो लोग शेयर करते रहिए, अपने मित्रों को भी जोड़ते रहिए। तो मिडवाइफ टोड के नाम से इसे जाना जाता है एलाइट्स को। यह अधिकांश यूरोपीय देशों में पाया जाता है। इसके नर में पैतृक संरक्षण के गुण पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे पेरेंटल केयर का जो डेवलपमेंट होता है वह पेरेंटल केयर नर में पाया जाता है, यानी मेल जो है ये पेरेंटल केयर का काम करते हैं, गुण पाए जाते हैं। यह टेडपोल की उत्पत्ति तक निषेचित अंडे को अपने कहाँ पे रखता है, जांघ के पास सुरक्षित रखता है, यानी जो इसके पैर के पास जांघ का हिस्सा बचता है वहां पे अंडों को सुरक्षित रख करके बचाए रखता है। और ये मेल करता है, ये काम कौन करता है, मेल करता है, तो अपने जांघ के पास उसे सुरक्षित रखने का कार्य करता है। निषेचित अंडे जो होते हैं उसे ये, और बाद में टेडपोल की उत्पत्ति होगी। आप जानते हैं जितने भी एम्फीबिया होते हैं उनके लार्वा को टेडपोल कहा जाता है। तो ये टेडपोल की उत्पत्ति के लिए भी जिम्मेदार होते हैं और उन्हें सुरक्षित रखने का काम कौन करता है, मेल करता है, यानी नर करते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि मेढक का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है, यानी जो उनसे आपसे पूछा जाता है फ्रॉग का साइंटिफिक नेम, तो आप कहेंगे राना है उसका जीनस का नाम है और टिग्रीना जो है उसके वंश का नाम है, यानी स्पीसीज का नाम है। तो राना टिग्रीना उसका नाम हो जाता है। यह एम्फीबिया वर्ग के अंतर्गत आता है। एम्फीबिया वर्ग के देखिए, जैसे आप फाइलम में जाएंगे तो फाइलम कार्डेटा हो जाएगा, और जैसे ही आप क्लास में आएंगे तो क्लास एम्फीबिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एनूरा गण हो जाता है, यानी ऑर्डर क्या है, एनूरा गण का सदस्य है। और प्रश्न में यही पूछा गया है कि मेढक किस मेढक का गण क्या है, तो आप कहेंगे एन्यूरा गण के अंतर्गत आता है। इसमें पूंछ रहित एम्फीबिया को शामिल किया गया, यानी इसके एम्फीबिया में पूंछ नहीं पाई जाती है, उसी को शामिल किया गया। इसमें पूंछ रहित एम्फीबिया को क्या किया गया, शामिल किया गया है। मेढक के जीवन चक्र में टेडपोल लार्वा प्रावस्था पाई जाती है। लार्वा आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पे लार्वा आपको ऐसे लिखा मिलेगा, बात एक ही है। तो मेढक के जीवन चक्र में अगर मेढक के लाइफ साइकिल की बात करें तो इसके लाइफ साइकिल में आपको क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे टेडपोल लार्वा पाया जाता है, जो सिर धड़ यानी सिर पाया जाता है, ट्रंक पाया जाता है, यानी हेड, ट्रंक एंड टेल में बटा होता है। मेढक का टेडपोल लार्वा जली होता है, यानी जल में पाया जाता है, और यही कारण होता है कि कैसा दिखता है। इसमें देखिए सिर भी पाया जाता है, धड़ भी पाया जाता है, पूंछ भी पाई जाती है, तो ये मछली जैसा दिखता है। मेढक का टेडपोल लार्वा जली होता है, और इसमें आप लाइक करते रहिए, अपने शेयर भी करते रहिए साथ में, तभी इसका मजा आएगा। एक स्पष्ट पूंछ होती है जिसकी सहायता से यह तैरता है। पूंछ की सहायता से क्या कर सकता है, पानी में तैर सकता है। टेडपोल में क्लोम दरारें श्वसन के लिए जो पाई जाती हैं, गिल पाई जाती हैं, और हिंदी में इन्हें गिल को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोम दरार कहते हैं। क्लोम दरारें पाई जाती हैं। पार्श्वी रेखा पाई जाती है, और क्या पाई जाती है, पार्श्वी रेखा पाई जाती है, जो वयस्क मेढक में नहीं पाया जाता। और जब ये बड़ा हो जाता है तो ये पार्श्वी रेखाएं, लेटरल जो लाइंस हैं और यहाँ पे गिल्स, ये दोनों समाप्त हो जाती हैं और वयस्क मेढक में नहीं पाए जाते। मेढक का टेडपोल शाकाहारी होता है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि मेढक का टेडपोल जो होता है वो कैसा होता है, शाकाहारी होता है, यानी हर्बीवोरस होता है। अंड में पीत के विवरण के आधार पर, यानी अंडे में पीत के विवरण के आधार पर, योग के पाए जाने के आधार पर अंडे कई प्रकार के होते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के अंडे पाए जाते हैं। इस आधार पर मेढक का अंडाणु, मेढक में जो अंडाणु पाए जाते हैं
दूरस्थ पीतकी कैसे होते हैं? दूरस्थ पीतकी अर्थात टीलोलेस्थल होते हैं, प्रकार के होते हैं। इसमें योग एक तरफ होता है जिसे वर्धी, जिस तरफ पाया जाता है उसे वर्धी गोलार्ध कहते हैं, तथा दूसरी तरफ जंतु गोलार्ध होता है। मेढक में मेढक का अंडाणु या यानी योग की मात्रा के आधार पर मध्य पीतकी होता है। इसमें योग की मात्रा संतुलित होती है। पॉइंट नेक्स्ट है, यानी पॉइंट नंबर 5 आपके सामने है। और इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पॉइंट में आपके पास क्वेश्चन जो मिल जाएंगे यहाँ पे है, ऐसे जीव जो अमोनिया उत्सर्जन करते हैं। जैसे जीव 3 प्रकार के होते हैं, कोई अमोनिया का उत्सर्जन करता है, कोई यूरिया का उत्सर्जन करता है, कोई यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है। जो पानी में रहते हैं मोस्टली 99% तक ट्रू है कि वो किसके उत्सर्जन करते हैं, तो वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। उससे बात कौन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन होता है और यूरिक अम्ल का होता है। कह रहा है कि जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उससे अमीनोटेलिक, जो यूरिया का करते हैं यूरियोटेलिक, और जो यूरिक अम्ल का करते हैं यूरिकोटेलिक के अंतर्गत उन्हें रखा जाता है। कहा जा रहा है कि ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमीनोटेलिक कहलाते हैं। जिसमें मेढक का टेडपोल लार्वा, अलावड़ी जली मछलियां आदि आती हैं। यानी टेडपोल लार्वा आ जाता है और अलावड़ी जली मछलियां भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। मेढक के टेडपोल में कार्यात्मक वृक्क को प्राक्वृक्क या प्रोनेफ्रॉस कहते हैं। मेढक के वृक्क को क्या कहते हैं? मेढक के टेडपोल को कार्यात्मक वृक्क, यानी जो फंक्शनल यहाँ पे किडनी है उसको प्राक्वृक्क या नेफ्रोस कहते हैं। यह केवल लार्वा अवस्था टेडपोल में ही कार्यशील होते हैं और विकसित होने पर ये मध्य वृक्क या मीजोनेफ्रॉस में परिवर्तित हो जाते हैं। या तो मध्य वृक्क कहिए या मीजोनेफ्रॉस में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। अगली पॉइंट आपके सामने दिखाई पड़ रही, मेढक के मुख गुहा के आधार तल पर, यानी मेढक के मुख गुहा के आधार तल पर आपके 2 वाक कोष पाए जाते हैं। आपसे एक बात बता दें, पूरा वीडियो कम से कम आपका 45 मिनट तक का जा सकता है, तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखते रहिए, संख्या कम मत होने दीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का प्रैक्टिस पेपर कर सकते हैं। आपको बता दें कि एग्जाम पॉइंट आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खास करके टीजीटी, पीएचडी, एलटी, जीआईसी के जितने भी मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो वो सब अपना देखते रहे, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए। मेढक में मुख गुहा के आधार पर 2 वाक कोष पाए जाते हैं। मेढक में एक अनुदैर्घ्य स्लिट पाई जाती है जिसे ग्लाटिस कहते हैं। ये मध्य में ग्रासनली, ग्रसनी में खुलती। कह रहा जो ग्लाटिस है ये किसको खोलती है? मध्य में ग्रसनी में खुलता है, ग्रासनली ग्रसनी में खुलती है। आगे आ जाएंगे। अगला जो पॉइंट है उसे, इसे क्या कहते हैं? जो ग्रसनी में खुलता है, एरिटिनॉइड कार्टिलेज द्वारा ग्लाटिस का नियंत्रण होता है। ये आपकी पॉइंट यहाँ पे नहीं है, कुछ हाँ ग्लाटिस में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आवाज में साउंड बफरिंग नहीं, साउंड में बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए, साउंड तो क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है आपका, मेढक में टेडपोल के कार्यात्मक वृक्क को प्राक्वृक्क या नेफ्रोस कहते हैं। यह केवल लार्वा अवस्था में ही कार्यशील होते हैं और विकसित होने पर ये मध्यवृक्क या मेजोनेफ्रॉस में परिवर्तित हो जाते हैं। राना टिग्रीना में लार ग्रंथियां अनुपस्थित होती। राना टिग्रीना में लार ग्रंथियां क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। उसके बाद आगे आ जाते हैं, जिम्नोफियोना या एपोडा गण के अंतर्गत पाद विहीन उभयचर आते हैं। इनकी लगभग 55 प्रजातियां पाई जाती हैं। पाद विहीन उभयचर आते हैं, इनकी लगभग 55 प्रजातियां पाई जाती हैं। उदाहरण है इक्थियोफिस, इसमें कौन आ जाता है? इक्थियोफिस, यूरियोटाइफाइल्स आदि। और उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे एन्यूरा के अंतर्गत, एन्यूरा की बात करें, एन्यूरा के अंतर्गत पुच्छहीन, जबकि यूरोडिला के अंतर्गत पुच्छ युक्त उभयचर आते हैं। कह रहा है एन्यूरा के अंतर्गत पुच्छहीन, जिसमें पूंछ नहीं पाए जाते वो आते हैं, जबकि यूरोडिला के अंतर्गत पुच्छ युक्त उभयचर आते हैं। ये है आपका। अगली पॉइंट पे आ जाते हैं, एग्जाम पॉइंट नंबर नेक्स्ट है
कि मेढक में 10 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मेढक में क्या पाई जाती हैं? 10 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इनमें कपाली तंत्रिकाओं की संख्या भी 10 जोड़ी होती है। इनमें जो कपाली तंत्रिकाएं हैं उनकी संख्या भी कितनी होती है? 10 जोड़ी होती है। मेढक के कपाल का संपूर्ण फर्श एक बड़ी सी पैरास्फेनॉइड अस्थि। एक सेकेंड, इसके बाद बात करते हैं। मेढक में कपाल का संपूर्ण फर्श एक बड़ी सी पैरास्फेनॉइड अस्थि द्वारा ढकी होती है। यह अस्थि कपाल की फर्श की दृढ़ता प्रदान करता है। यह अस्थि जो है कपाल के जो फर्श है उसको दृढ़ता यानी मजबूती प्रदान करता है। इसका आकार ड्रैगर जैसा होता है। मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक पाए जाते हैं जिनमें 2 अलिंद और 1 निलय होता है। मेढक का हृदय शंक्वाकार पेशी संरचना से बना होता है जो हृदयावरणी द्वारा आच्छादित रहता है। यह दोहरी झिल्ली की संरचना होती है जिसे हृदयावरणी द्रव्य भरा रहता है यानी पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। उसके बाद आ जाते हैं जो हृदय के सूखने तथा आघात आदि से रक्षा करता है। मेढक में प्रत्येक हृदय चक्र लगभग 0.94 सेकेंड। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे, इसलिए हमने उसका सन और ईयर सब कुछ लिख दिया है। आप इसे गूगल कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम जो आपके प्रैक्टिस पेपर्स हैं उसमें यही आंसर दिया गया, लेकिन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। और ये आंसर आपका, चूंकि वहां पे दोनों ऑप्शन थे और दोनों के बावजूद इस आंसर को सही माना गया है। जो आपका पेपर है यूपीएससी एसएसबी 90 में टीजीटी में पूछा गया था, इसे आप गूगल कर लीजिए। जो भी आपका सही हो उसे आप जरूर आप याद कर लीजिए। हालांकि मल्टीप्लाई करने पे कुछ और, जैसे देखिए मेढक के हृदय चक्र लगभग 0.94 सेकेंड में पूरा होता है। अब चलिए अगर हम इसको करें 94 सेकेंड इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है, 6 9 में 54 के 4 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएगा, 6 और 6 सॉरी कितना है, 6 चौके 24, 4 हासिल 2 हो जाएगा और 9 6 54 2 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब अगर इसको देखेंगे आप तो हो जाएगा आपका 56 के नियर अबाउट आता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया 64 बार प्रति मिनट। ठीक है, हृदय स्पंदन की दर कितनी है? 64 बार प्रति मिनट है। तो ये आपका आप गूगल कर लीजिए, जो भी आपको सही लगे उस चीज को आप नोट कर लीजिए। ये यहाँ पे आपका दिया गया है। चलिए, एम्फीबिया में 4 जोड़ी महाधमनी आर्क उपस्थित होते हैं। तीसरी, चौथी, पांचवी तथा छठी जोड़ी में छठी जोड़ी में पांचवी जोड़ी जो है अल्प विकसित या अनुपस्थित होती। चौथी जोड़ी पार्श्व महाधमनी या रेडिक्स से जुड़ करके डक्टस बोलेंटिस का निर्माण करती है। मेढक के मुख के ऊपरी जबड़े में 6 जोड़ी हड्डियां होती हैं जो आपस में मिलकर मैक्सिलरी आर्क बनाती हैं। इसका बाह्य भाग प्री मैक्सिला तथा क्वाड्रेजुगल से, जबकि अंतः भाग पैलेंटाइन स्क्वेमोजल तथा टेरिग्लॉइडिस से होता है। मेढक में टेरिग्लॉइड हड्डी वाई आकार की होती। मेढक में टेरिग्लॉइड हड्डी किसके आकार की होती है? तो वो आपका वाई आकार की होती है, कैपिटल वाई के आकार की होती है। मेढक की आदर्श कशेरुकियों में एक बड़ी छिद्र युक्त रिंग जैसी संरचनाएं होती जिसे न्यूरल कैनाल कहा जाता है। स्पाइनल कार्ड यहीं से होकर गुजरता है। इस रिंग के अधर पर स्थित मोटा और ठोस छड़ जैसा भाग सेंट्रम अग्रवर्ती होता है। इसका अग्रभाग अवतल तथा पश्च भाग उत्तल होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है 8वीं कपाल तंत्रिका को श्रवण या ऑडिटरी तंत्रिका कहते हैं। 8वीं कपाल तंत्रिका को श्रवण या ऑडिटरी तंत्रिका कहते हैं। यह संवेदी तंत्रिका है। यह मस्तिष्क को कान से जोड़ती है। मेढक के अग्रपाद में अंगूठा अनुपस्थित होता है। मेढक के अग्रपाद में अंगूठा अनुपस्थित होता है, जबकि अग्रपाद की अंगुल्यास्थ का सूत्र होता है 0 2 2 3 3 होता है। एक्जोलोटल लार्वा कुछ उभयचरों जैसे कि एम्फीब्लास्टोमा आदि में संबंधित है। इनमें नियोटिनी
अवस्था पाई जाती है। थायरॉक्सिन की कमी के कारण इनका लार्वा में रूपांतरण नहीं हो पाता है। इनका वयस्क में ही यौन परिपक्वता पाई जाती है। एक्सोलोटल में नियोटिनी अवस्था पाई जाती। थायरॉक्सिन की कमी के कारण इनका लार्वा में रूपांतरण नहीं हो पाता। इन्हें अवयस्क में ही यौन परिपक्वता पाई जाती। एम्फीब्लास्टोमा लार्वा को एक्सोलोटल लार्वा कहते हैं। इसमें लार्वा अवस्था में ही जनन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती, अर्थात इसका कायांतरण नहीं होता और यह वयस्क में परिवर्तित हुए बिना ही जनन योग्य हो जाता है। ऐसी प्रक्रिया जनन प्रक्रिया को डिंबक जनन प्रक्रिया भी कहा जाता है। एक्सोलोटल लार्वा कुछ एम्फीबियंस में पाया जाता है। यह लार्वा अवस्था में जनन करता है। लार्वा अवस्था में जनन की क्रिया छद्म जनन कहलाती तथा इसमें लार्वा अवस्था में शारीरिक रूप से बने रहने और लैंगिक विकास जनन योग्य होने की क्रिया नियोटिनी कहलाती है। रियोबैट्रिक्स में गैस्ट्रिक बोर्डिंग फ्रॉग तथा प्लेटिपस मेढक के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड क्षेत्र का उभयचर था। इसमें निषेचित अंडे मादा के आमाशय में विकसित होते हैं तथा लघु मेढक इसके मुख में बाहर आते हैं। समस्त जंतुओं में एम्फीबिया की आरबीसी सबसे बड़ी है, जैसे कि एम्फियोमा और प्रोटियस। समस्त जंतुओं में एम्फीबिया की आरबीसी सबसे बड़ी, जैसे कि एम्फियोमा और प्रोटियस में होती है। अगला है आपका एग्जाम पॉइंट 7 के अंतर्गत ही रखा गया है रेप्टिलिया को, चूंकि एम्फीबिया में एग्जाम पॉइंट आपके कम थे, 25 शायद थे। हाँ, एमनियोटा समूह में सरीसृप, पक्षी व स्तनधारी आते हैं। इनमें भ्रूणी अवस्था में बाह्य भ्रूणी कलाएं एमनियन एलेंटॉयस पाई जाती हैं। रेप्टिलिया या सरीसृप समूह के अंतर्गत सम्मिलित प्राणी अधिकांशतः स्थलीय होते हैं और इनका शरीर सल्ग युक्त त्वचा से ढका रहता है। इनकी खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर इन्हें सिनेप्सिडा, पेरेप्सिडा, यूरेप्सिडा, एनेप्सिडा एवं डायोप्सिडा नाम उप समूहों में बांटा गया है। यूरोमेट्रिक्स में अवस्कर द्वार 3 खंड में बटा होता है, जिसमें कार्पोरेडियम अग्रखंड में, जिसके मूत्राशय और रेक्टम खुलते हैं। यूरेडियम अवस्कर का मध्य खंड होता है, जिसमें मूत्रजनन गुहा संबंध होती है, और प्रोक्टोडियम पश्च खंड होता है, जिसमें मैथुन विषयक थैली संबंधित होती है। यूरोमेट्रिक्स हृदय में 2 अलिंद तथा एक निलय अपूर्ण पट्ट वाला होता है। निलय एक शंक्वाकार कक्ष है जिसकी दीवारें मोटी और स्पंजी होती हैं। हालांकि इसके निलय की संरचना ऐसी होती है कि ऑक्सीजनेट रक्त एवं डीऑक्सीजनेट रक्त आपस में मिल नहीं पाते हैं। घड़ियाल गेबिएलिड कुल का मगरमच्छ जैसा सरीसृप जंतु होता है। इसे मछली खाने वाला मगरमच्छ या फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम गेबिएलिस गैंगेटिकस है। मगरमच्छ या घड़ियाल सरीसृप वर्ग के असमतापी प्राणी हैं। एक क्रोकोडिलिया गण के सदस्य हैं। एक अंडज अर्थात ओविपेरस होते हैं। इनमें थीकोडांड प्रकार का दंत विन्यास होता है। इसके दांत एक प्रकार के सॉकेट में स्थित होते हैं और अपना ऊपरी जबड़ा हिलाने अर्थात ऊपर नीचे करने में समर्थ होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में फोरामेन ऑफ पेनाइजी नामक एक छिद्र पाया जाता है, जो बाएं महाधमनी को दाएं महाधमनी से जोड़ता है। इनका हृदय 4 भागों में विभक्त होता है। सरीसृप समूह में प्रायः अपूर्ण 4 कोष्ठ के हृदय वाले असमतापी प्राणी शामिल होते हैं। वर्ग रेप्टिलिया के उभयचर एनेप्सिडा में किलोनिया गण के सदस्यों में जबड़े बिना दांत के होते हैं। इनमें दांत श्रृंगी चोंच द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, उदाहरण चिलोन, ट्राइनुक्स अर्थात कछुआ आदि। जबकि उपवर्ग डायप्सिडा के गण रिंकोसिफेलिया, गण स्क्वेमेटा तथा गण क्रोकोडाइलिया में दांत पाए जाते हैं। जैगॉप्सन का अंग सरीसृप वर्ग के जंतुओं और मुख्य रूप से सांपों से संबंधित है। यह घ्राण से संबंधित है। किससे? घ्राण शक्ति से संबंधित। सर्प हवा के द्वारा उत्पन्न कंपन या आवाज सुनने में असमर्थ होता है, क्योंकि इसके कर्ण में बाह्य छिद्र टेम्पैनिक कला, यूस्चियन कैनाल तथा
मध्य कर्ण गुहा अनुपस्थित होता है। सर्प में अंतःकर्ण एवं कालुमेला ऑरिस उपस्थित होता है। यह भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति संवेदनशील होता है। भारत में विषैले सर्प बहुत मिलते हैं, लगभग 350 भारतीय प्रजातियों में से 69 विषैले होते हैं। इनमें से 29 प्रजातियां समुद्री तथा शेष 40 स्थलीय होती हैं। समुद्री सर्प अधिक विषैले होते हैं। नाग या कोबरा 2 से 2.5 मीटर तक लंबा होता है, जबकि शेषनाग या नागराज 5 से 6 मीटर तक लंबा होता है। करैत, पिट वाइपर और पिट रहित वाइपर 1 से 2 मीटर तक लंबे होते हैं। करैत, पिट वाइपर तथा पिट रहित वाइपर 1 से 2 मीटर तक लंबे होते हैं। पिट वाइपर के सिर पर बड़ी सल्कें तथा नेत्रों एवं बाह्य नासा छिद्रों के बीच एक गड्ढा सा होता है। सभी वाइपर तथा हाइड्रोफिश अर्थात समुद्री सर्प जरायुजी होते हैं, जबकि करैत तथा कोबरा अंडयुजी होते हैं। धामीन, अजगर और दुमुही सर्प विषहीन होते हैं। बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर को लाल पूंछ बोआ या सामान्य बोआ भी कहा जाता है। यह बड़ा विषहीन भारी शरीर की सांप की प्रजातियां हैं। इसे पाला भी जाता है। यह सरीसृप वर्ग का सदस्य है। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैगजिली हड्डियों में 1 से 3 जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालु से मुखग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। ये मैगजिलरी दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंधित होते हैं। विषैले सर्पों की विष ग्रंथियां रूपांतरित अधरोष्ठ अर्थात लेबियल ग्रंथियां होती हैं तथा विषदंत रूपांतरित मैगजिलरी दंत होते हैं। सांप या सर्प सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प प्रायः विषहीन होते हैं। ये आमतौर पर झीलों में, शांत जल, घास के मैदानों, दलदल, तालाब, खाड़ियों व धीमी गति से बहने वाले नालों, नहरों में पाए जाते हैं। कोबरा का विष न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसके प्रभाव से रोगी में तंत्रिका ऊतक नष्ट हो जाते हैं तथा पेशियां मुख्यतः श्वास संबंधी निष्क्रिय हो जाती हैं। इससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। फेमोरल ग्रंथि नर छिपकली की जांघ के निचले पृष्ठ में पाई जाती है। इससे उत्पन्न स्राव समागम के दौरान मादा छिपकली को कसकर पकड़ने में सहायता करती हैं। यूरोमैटिक्स का सामान्य नाम स्पाइनी टेल्स लिजर्ड है। यह सरीसृप वर्ग का एक प्राणी है। इसके शरीर 4 विशिष्ट भागों यथा सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में बटा होता है। इसकी पूंछ कांटेदार होती है। यूरोमैटिक्स के अग्र पुच्छी कशेरुकियों में सेंट्रम के पृष्ठ तल से जुड़ी सेवरान हड्डी पाई जाती है, जो वाई आकार की होती है। यह सेवरान हड्डी पुच्छी कशेरुकियों में अनुपस्थित होती है। प्रोटोथीरिया एवं सरीसृप दोनों में अवस्कर उपस्थित होता है। इनकी कशेरुकियों में एपिफाइसिस अनुपस्थित होता है। इनमें टी के आकार का इंटरक्लेविकल उपस्थित होता है। ये लक्षण प्रोटोथीरिया तथा सरीसृप में बंधुता दर्शाते हैं। जाइगोस्फिन तथा जाइगेंट्रा नामक अतिरिक्त प्रवर्ध पाइथनोमार्फा सर्प और इगुनाइडी में कशेरुकियों में होते हैं। हार्ड टोड सरीसृप वर्ग से संबंधित है। यह प्रायः संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में पाया जाता है। इसमें शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलन होता है। यह मुख्यतः चींटियों का भक्षण करता है। सरीसृप के एनेप्सिडा उपवर्ग के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में कपाल की छत अविच्छिन्न होती है। इनमें टेम्पोरल छिद्र अनुपस्थित होता है। इनमें टेम्पोरल छिद्र क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से आपकी एग्जाम पॉइंट नंबर 8 आपकी कंप्लीट होती है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट नंबर 7 आपका एक क्रम आगे पीछे चल रहा है। मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट नंबर 8 होना चाहिए। तो ये आपकी कंप्लीट होती है। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और एग्जाम पॉइंट में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।